मेरी 11 साला बेटी के पेट में दर्द हुआ तो देवर उसे डॉक्टर के पास ले गया। वापिस आकर बताया उसके पेट में रसोली है, इसलिए पेट में दर्द है। लेकिन दिन ब दिन मेरी बेटी का पेट बढ़ने लगा और उसकी हालत हामला औरतों जैसी हो गई। एक दिन मैं खुद बेटी को डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन मेरी जान निकल गई जब डॉक्टर बोली ये बच्ची तो हामला है और इसका फौरी ऑपरेशन करना होगा। मैंने बेटी के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए पूछा, बता किसके साथ गुनाह किया है। तब बेटी ने अपना स्कूल बैग मंगवाया। मैंने उसे खोलकर देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसमें मेरी बेटी दर्द से तड़प रही थी और मैं उसे उठाए अस्पताल की तरफ भाग रही थी। पिछले कई माह से उसके पेट में दर्द रहता था, मगर अब तो उसकी हालत हामला औरतों जैसी हो गई थी। देवर का कहना था कि उसके पेट में रसोली है, मगर अब मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए मैं खुद अपनी बेटी आमना को लेकर अस्पताल पहुंच गई। मेरा देवर जावेद भी मेरे साथ अस्पताल आ गया था, मगर उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। अस्पताल पहुंचने में 15 मिनट लगे थे, लेकिन फरिया को ये 15 मिनट 15 घंटों जैसे लगे। उसकी बेटी दर्द से तड़प रही थी, बार बार कह रही थी, अम्मी मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। जब वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई तो उसका दिल बैठा जा रहा था। ड्यूटी पर मौजूद नर्स भागकर आई और जब उसने आमना को चेक किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फौरी तौर पर डॉक्टर को बुलाओ, नर्स ने चीख कर कहा। फरिया के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। क्या उसकी बेटी वाकई खतरे में है? उसका सारा जिस्म कांपने लगा। डॉक्टर सायरा, जो इस शिफ्ट में ड्यूटी पर थी, तेजी से आई। नर्स ने उनके कान में कुछ कहा तो उनके चेहरे पर परेशानी सी आ गई। उन्होंने आमना को देखा और फौरी तौर पर स्ट्रेचर मंगवाया। बच्ची को फौरी तौर पर इमरजेंसी रूम में ले जाओ। उनकी आवाज में सख्ती के साथ साथ पेशेवराना संजीदगी भी थी। फरिया अपनी बेटी के साथ साथ दौड़ी। उसके दिल में हजारों ख्यालात आ रहे थे। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। डॉक्टर सायरा ने जब आमना का इब्तदाई मुआयना किया तो उनकी पेशानी पर शिकन्ने पड़ गईं। ये कब से ऐसा है? उन्होंने फरिया से पूछा। फरिया ने रोकर जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा, पिछले 6 महीनों से वो कहती थी कि मेरे पेट में दर्द है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद खाने की वजह से है। मैं मजदूर औरत हूँ, काम पर बहुत मसरूफ रहती हूँ। वो बेबसी से रो पड़ी। डॉक्टर सायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, परेशान ना हो, हम देखते हैं कि मामला क्या है। आमना को अल्ट्रासाउंड रूम ले जाया गया। जब डॉक्टर सायरा ने आमना के पेट पर जेल लगाया और मशीन का प्रोब रखा तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उनका दिल धक से रह गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने स्क्रीन को करीब से देखा, फिर दोबारा देखा। ये कैसे मुमकिन है? वो खुद से बड़बड़ाई। उनके चेहरे के तासुरात देखकर फरिया का दिल बैठ गया। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? मेरी बेटी ठीक तो है? उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। डॉक्टर सायरा ने गहरी सांस ली। मुझे एक और डॉक्टर को बुलाना होगा, ये मामला बहुत गैर मामूली है। उनकी आवाज में हैरत और खौफ दोनों थे। फरिया के दिल में खौफ की एक लहर और दौड़ गई। आप बाहर जाओ। डॉक्टर के कहने पर फरिया बाहर आ गई तो कोने में खड़े जावेद का चेहरा बेरंग था। उसे अजीब उलझे अंदाज में देखकर फरिया ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जावेद ने झट से जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस आमना की फिक्र है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। हालांकि ठीक ठाक ठंड थी। क्या कहा डॉक्टर ने? पता नहीं, चेक कर रहे हैं उसे, वो परेशानी से बोली। इतने में उनके करीब से सीनियर गायनी का डॉक्टर अहमद गुजरा। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन देखी तो उनकी आंखें भी हैरत से फैल गईं। ये तो बहुत छोटी लड़की है। क्या उम्र है इसकी? 11 साल। ओ माय गॉड, अल्लाह रहम फरमाए। इसकी माँ को बताया? अभी नहीं, फौरन बताओ उसे और इसका ऑपरेशन होगा, इसके बगैर पॉसिबल नहीं। फरिया और जावेद दोनों अंदर आए तो डॉक्टर ने उन्हें बैठने को कहा। फरिया के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से करीब की कुर्सी पकड़ी और बैठ गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वो उसके सीने से बाहर निकल आएगा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? ये रसोली तो खतरनाक नहीं? उसकी आवाज में एक माँ की बेबसी थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। डॉक्टर अहमद ने अपने चश्मे को सीधा किया और कहा, आपकी बेटी हामला है।
फरिया की आंखें फैल गईं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। उसने सर हिलाया जैसे इस बुरे ख्वाब को झटक रही हो। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। मेरी बेटी हामला नहीं है, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, आप लोग झूठे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत छोटी है, ये तो अभी गुड़िया लेकर सोती है, खुद को संभालो मैडम। अगर बच्ची गुड़िया लेकर सोती थी तो तुम तो समझदार थी, अपनी गुड़िया का ख्याल रखना था। फरिया अपने दोनों हाथों से अपने गाल पीटने लगी तो डॉक्टर अहमद ने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, अब ये रोलर डालने की जरूरत नहीं है, इस वक्त तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है, वो पूरे दिन से है और नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तुम ज़हनी तौर पर हर सूरत हाल के लिए तैयार रहो, हम कुछ नहीं कह सकते, ये बहुत रिस्की ऑपरेशन होगा। इस खबर को सुनते ही जावेद को एकदम से खांसी लग गई। वो अपनी गर्दन उठा ही न सका, जबकि डॉक्टर्स उसे गहरी नजरों से देखने लगे। डॉक्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर वो एकदम गुस्से से भड़क उठा। हमें आपकी किसी बात का यकीन नहीं है, हम इसे किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। चलो उठो। आमना और जावेद का रद्द अमल डॉक्टर्स को इंतहाई ड्रामाई लगा और वो एकदम हरकत में आ गए। ये बच्ची यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये अब एक पुलिस केस है। पुलिस का नाम सुनकर जावेद एकदम से ठंडा पड़ गया। डॉक्टर अहमद ने जावेद को देखा और उससे नोट किया कि जावेद की आंखों में अजीब सा खौफ था और उसकी घबराहट फितरी नहीं लग रही थी। फरिया की हालत और खराब हो रही थी, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका रंग मजीद सफेद होने लगा। मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, वो बड़बड़ाई। उसकी आंखें फैल गईं और अचानक उसका सर पीछे की तरफ झुक गया। या अल्लाह, उसने एक कमजोर सी आवाज में कहा और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। फरिया, डॉक्टर सारा ने चीखकर कहा और आगे बढ़ी, लेकिन फरिया का जिस्म कुर्सी से फिसलने लगा। उसका सर एक तरफ लटक गया और उसके हाथ बेजान तरीके से लटक गए। वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई थी। डॉक्टर सायरा ने जल्दी से उसे संभाला और जमीन पर गिरने से बचाया। फरिया की हालत और खराब हो रही थी, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका रंग मजीद सफेद होने लगा। मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, वो बड़बड़ाई। उसकी आंखें फैल गईं और अचानक उसका सर पीछे की तरफ झुक गया। या अल्लाह, उसने कमजोर सी आवाज में कहा और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। नर्स, यहाँ आओ। डॉक्टर अहमद ने आवाज लगाई। दो नर्सें दौड़ती हुई आईं। फरिया को फर्श पर लिटाया गया और उसकी नब्ज चेक की गई। डॉक्टर सायरा ने उसकी पलकें उठाकर आंखें देखी। शौक में है, इसे फौरी तौर पर स्ट्रेचर पर ले जाओ। जावेद वहीं खड़ा रहा जैसे पत्थर का बुत बन गया हो। उसके हाथ कांपने लगे और उसने उन्हें जेब में छुपाने की कोशिश की। डॉक्टर अहमद ने एक बार फिर जावेद को गौर से देखा। उनकी तरबियत याफ्ता आंखों ने जांच लिया कि वो फरार के चक्करों में है, पुलिस पहुंचने ही वाली है। डॉक्टर अहमद ने जानबूझकर ये बात जरा ऊंची आवाज में की तो जावेद एकदम से परेशान दिखाई देने लगा। उसका गला खुश्क हो चुका था। उसने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी गिलास से बाहर झलक गया। फरिया को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और बाहर ले जाया जाने लगा। जावेद ने उसे जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। डॉक्टर अहमद ने उसे देखा और कहा, आपको भी बैठना चाहिए, आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही। लेकिन जावेद ने सर हिलाकर इनकार किया। मैं ठीक हूँ, वो हकलाकर बोला। डॉक्टर अहमद और डॉक्टर सायरा ने एक दूसरे को देखा। दोनों के जहन में एक ही ख्याल आया, ये मामला जितना वो सोच रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा और तारीख था। डॉक्टर अहमद ने मेडिकल बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। कॉन्फ्रेंस रूम में 5 सीनियर डॉक्टर्स जमा हुए। सबके चेहरे पर संजीदगी और हैरत के आसार थे। अल्ट्रासाउंड की तस्वीर स्क्रीन पर लगाई गई। कमरे में गहरा सन्नाटा था। डॉक्टर सायरा ने रिपोर्ट पेश की। 11 साला बच्ची हामला है। बोर्ड के सरबराह डॉक्टर सलीम ने अपने चश्मे उतारे और अपनी आंखें मली। ये मेडिकल हिस्ट्री में एक नादिर तरीन केस है। उन्होंने गहरी सांस ली। हमें फौरी तौर पर फैसला करना होगा। उन्होंने बाकी डॉक्टरों की तरफ देखा। सबके चेहरों पर तशवीश की लकीरें थीं। डॉक्टर फातिमा, जो गायनाकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कहा, बच्चे की जान खतरे में है। इसकी उम्र इतनी कम है कि इसका जिस्म इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी आवाज में फिक्र थी। अगर हमने फौरी इकदाम नहीं किया
تو دونوں کی جانیں جا سکتی ہیں، نارمل ڈیلیوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر احمد نے سختی سے کہا، یہ نارمل ڈیلیوری کا کیس نہیں ہے۔ میٹنگ میں سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا، فوری سی سیکشن آپریٹ یہ واحد راستہ تھا۔ ڈاکٹر سلیم نے فائل پر دستخط کیے، آپریشن تھیٹر تیار کریں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جب فریہ کو ہوش آیا تو وہ ایک الگ کمرے میں تھی، ایک نرس اس کے پاس بیٹھی تھی۔ فریہ کی آنکھیں کھلی تو سب سے پہلے اس نے آمنہ کو یاد کیا۔ میری بیٹی آمنہ کہاں ہے؟ اس کی آواز کمزور تھی لیکن اس میں ایک ماں کی بے چینی تھی۔ ڈاکٹر سائرہ کمرے میں داخل ہوئی، ان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ فریہ بی بی، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کرسی کھینچی اور فریہ کے بستر کے قریب بیٹھ گئیں۔ میڈیکل بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری آپریشن ضروری ہے۔ آپریشن؟ فریہ کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، اس کی آواز کانپنے لگی، آپریشن نہیں ہو سکتا، میری بچی ابھی اتنی چھوٹی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر سائرہ نے صبر سے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھیں یہ نارمل ڈیلیوری کا کیس نہیں ہے، آمنہ کی عمر اور جسمانی ساخت کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن فریہ نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، میں آپریشن نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ ہائے میری معصوم بچی، ڈاکٹر صاحبہ آپ نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنے بال نوچے، آپریشن سے تو میری بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ اسے کیسے قبول کرے گا۔ اس کی آواز میں ایک ماں کا درد تھا جو اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں ہول رہا تھا۔ وہ چیخ کر رونے لگی، اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ میری آمنہ کا کیا قصور تھا؟ فریہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تو معصوم ہے، اس کی تو زندگی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ اس کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس نے گڑ گڑانا شروع کیا، کچھ بھی کر کے نارمل ڈیلیوری کر دے۔ فریہ نے ہاتھ جوڑے، جتنے پیسے کہیں گے میں دوں گی، بس میری بچی کو بچا لیں، اس کی زندگی برباد مت کریں۔ ڈاکٹر سائرہ کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ ایک ماں کی یہ بے بسی دیکھنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا، لیکن انہیں اپنا فرض نبھانا تھا۔ فریہ بی بی، میں آپ کا درد سمجھتی ہوں، لیکن تبھی ڈاکٹر احمد کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فریہ کو روتا اور گڑ گڑاتا دیکھ کر ان کا چہرہ اور سخت ہو گیا۔ بی بی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ان کی آواز تیز اور سخت تھی۔ فریہ چونک گئی۔ ڈاکٹر احمد نے آگے بڑھ کر کہا، زندگی کی اتنی پرواہ تھی تو حفاظت کرنی تھی نا۔ ان کی آواز میں غصہ تھا۔ اب چپ رہو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ فریہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر احمد نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ ان کی آواز میں حتمیت تھی۔ تمہاری بیٹی کی جان خطرے میں ہے، ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے مہلک ہے۔ ہمیں فوری آپریشن کرنا ہوگا ورنہ دونوں جانیں جا سکتی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، فریہ نے ایک آخری کوشش کی۔ ڈاکٹر احمد نے قطعی لہجے میں کہا، تم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اب ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے دو۔ ہم ڈاکٹر ہیں، معجزے نہیں کر سکتے، جو ممکن ہے وہ کریں گے۔ فریہ کی ہمت ٹوٹ گئی، وہ چپ ہو کر بے آواز رونے لگی۔ آنسو اس کے گالوں پر مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک طوفان تھا، ایک طرف اپنی بیٹی کی جان کا خوف، دوسری طرف اس کے مستقبل کی فکر۔ اسی دوران آمنہ کی حالت تیزی سے خراب ہو رہی تھی۔ آئی سی یو میں مانیٹرز کی بیپ کی آواز تیز ہو رہی تھی۔ بخار 104 ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔ درد اتنا بے قابو تھا کہ بچی بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ نرسیں اس کے گرد جمع تھیں۔ ڈاکٹر فاطمہ نے فوری طور پر ڈاکٹر احمد کو بلایا۔ ہمیں ابھی آپریشن شروع کرنا ہوگا، بچی کی حالت کریٹیکل ہے۔ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ بلڈ پریشر گر رہا ہے اور دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو رہی ہے۔ ہسپتال میں ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا، آپریشن تھیٹر تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ نرسیں تیزی سے دوڑ رہی تھیں، ڈاکٹرز اپنی تیاریاں کر رہے تھے۔ پورے ہسپتال میں افراتفری پھیل گئی۔ اسی دوران ہسپتال کے باہر پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ انسپکٹر کمال اور ان کی ٹیم باہر اتری۔ ڈاکٹر احمد نے جلدی پولیس کو بریفنگ دی اور آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگے۔ انسپکٹر کمال نے فوری طور پر ہسپتال کی سیکیورٹی سخت کر دی۔ کوئی بھی اندر یا باہر نہیں جا سکتا تھا بغیر اجازت کے۔ جاوید کو الگ کمرے میں بٹھایا گیا۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا، اس کی آنکھوں میں خوف جم سا گیا۔ ہسپتال کے اندر تناؤ عروج پر تھا۔ ایک طرف ڈاکٹرز آپریشن کر رہے تھے، دوسری طرف پولیس تفتیش شروع کرنے کی تیاری میں تھی۔
फरिया अपने कमरे में रोती रही। उसकी दुआएं आसमान की तरफ जा रही थी। नर्सों ने आमना को ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो किसी ने पहले नहीं देखा था। एक मासूम बच्ची जिसकी जिंदगी अभी शुरू होनी थी, आज एक ऐसे तजर्बे से गुजरने वाली थी जिससे गुजरने की अभी उसकी उम्र न थी। ऑपरेशन थिएटर की तेज रोशनियां बंद हुई। डॉक्टर अहमद ने अपने दस्ताने उतारे और गहरी सांस ली। उनकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। 4 घंटे का मुसलसल ऑपरेशन खत्म हुआ था। उनके हाथ थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी हैरत थी। डॉक्टर सायरा ने छोटे से बच्चे को एहतियात से नर्स को सौंपा। इसे फौरी तौर पर न्यूनिटल आईसीयू में ले जाओ। उनकी आवाज में घबराहट थी। बच्चा इतना छोटा था कि उनकी हथेली में समा जाए। अल्लाह का करम है कि ये जिंदा है। न्यूनिटल आईसीयू में माहिर डॉक्टर आयशा इंतजार में खड़ी थी। जब बच्चे को लाया गया तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। इतना छोटा, इतना नाजुक। उन्होंने फौरी तौर पर बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा। मॉनिटर्स जोड़े गए, ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। वजन सिर्फ 1 किलो है, नर्स ने रजिस्टर में लिखा। डॉक्टर आयशा ने स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनी। धड़कन कमजोर है। उन्होंने अपनी टीम को देखा। ये एक मुआजिजा है कि ये बच्चा जिंदा है। आईसीयू के बाहर पुलिस का एक एहलकार खड़ा था। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था सिवाय मेडिकल स्टाफ के। दूसरी तरफ आमना को रिकवरी रूम में लाया गया था। उसका जिस्म बेजान पड़ा था। एनेस्थीसिया का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पेट पर लंबा सा टांका था, सफेद पट्टियों से ढका हुआ। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, होंठ सफेद और खुश्क थे। डॉक्टर फातिमा ने उसकी हालत चेक की। खून बहुत ज्यादा जाया हुआ है। उन्होंने नर्स को हिदायत दी, फौरी तौर पर बी पॉजिटिव खून का इंतजाम करो, कम से कम 2 यूनिट चाहिए। फरिया को जब बताया गया कि आमना को खून की जरूरत है तो वो फौरी तौर पर बोली, मेरा खून ले ले, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि उसका ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ था। आपका ग्रुप ए पॉजिटिव है, नर्स ने अफसोस से कहा। फरिया का दिल बैठ गया तो अब उसने घबराहट से पूछा, हम ब्लड बैंक से मंगवा रहे हैं। नर्स ने तसल्ली दी। जावेद से पूछा गया। वो कोने में बैठा था, उसका चेहरा सफेद और बेजान। मेरा ग्रुप मैं नहीं जानता, उसने भराई हुई आवाज में कहा। तो इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा। 2 घंटे बाद खून का इंतजाम हो गया। आमना को ट्रांसफ्यूजन दिया जाने लगा। सुर्ख माया आहिस्ता आहिस्ता उसकी रगों में जा रहा था। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि उससे इसकी हालत बेहतर होगी। शाम के 6 बजे थे जब आमना को होश आने लगा। पहले उसकी उंगलियां हिली, फिर आंखें आहिस्ता से खुली। नर्स ने फौरी तौर पर डॉक्टर को मुताला किया। फरिया को अंदर आने की इजाजत दी गई। जब फरिया ने अपनी बेटी को देखा तो उसके दिल में एक तीर सा चला। इतनी कमजोर, इतनी बेबस, पेट पर मोटी पट्टी, हाथों में ड्रिप, चेहरा दर्द में डूबा हुआ था। आमना मेरी बच्ची, फरिया ने कांपती आवाज में कहा। आमना ने नजर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा और उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। उसने अपने बाजू अपनी माँ की तरफ फैलाए तो फरिया बेअख्तियार दौड़कर उसके करीब आ गई और उसके हाथों को चूमने लगी और फिर बिस्तर के पास ये उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। मेरी जान, मैं पास हूँ। उसकी आवाज में लर्जिश थी। आमना ने अपनी माँ को देखा और वो रोने लगी। अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में एक भोले भाले बच्चे जैसी शिकायत थी। फरिया का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। उसने आमना के बाल प्यार से सहलाए। मेरी जान, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी अपनी आवाज में यकीन नहीं था। आमना ने अपनी माँ से लिपटने की कोशिश की, लेकिन पेट में दर्द की वजह से कड़ा उठी। अम्मी, यहाँ बहुत दर्द है। आमना ने अपने पेट की तरफ इशारा किया। उसकी मासूम आंखों में खौफ था। मुझे क्या हो गया था? मेरे पेट पर कैसी पट्टियां लगी हुई हैं? फरिया की सांस रुक गई। वो नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे, कैसे बताए अपनी 11 साला बेटी को कि उसके साथ क्या हुआ। बेटा, तुम्हें बीमारी थी, उसने बहुत एहतियात से कहा। डॉक्टर ने तुम्हें ठीक कर दिया है। आमना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखा। उन मासूम आंखों में सवालात थे, उलझन थी। कैसी बीमारी अम्मी? उसने पूछा। मैं ठीक कब होंगी? मुझे स्कूल जाना है, मेरे इम्तहानात हैं। फरिया रो पड़ी। वो अपनी बेटी की इस मासूमियत को देखकर टूट गई। आमना को अभी तक नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। जल्द ठीक हो जाओगी जान। फरिया ने आमना के हाथ को चूमा। बस आराम करो,
آمنہ نے دوبارہ اپنے پیٹ کو دیکھا، موٹی پٹی، سفید اور سخت۔ امی یہ کیا ہے؟ یہ کیوں لگایا ہے؟ اس کی آواز میں خوف بڑھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فریہ نے آمنہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ نہیں جان، بس تھوڑے دن اور صبر کرو۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کب کیسے اپنی بیٹی کو سچ بتائے گی۔ باہر کوریڈور میں ڈاکٹر احمد اور انسپکٹر کمال کھڑے تھے۔ بچی کو ابھی نہیں بتانا چاہیے، ڈاکٹر احمد نے کہا۔ اس کی ذہنی حالت بہت نازک ہے، لیکن ہمیں اسے تفتیش کرنی ہوگی۔ انسپکٹر نے کہا، وقت ضائع ہو رہا ہے، کچھ دن انتظار کریں۔ ڈاکٹر احمد نے اصرار کیا، پہلے سے جسمانی طور پر مستحکم ہونے دیں۔ آئی سی یو میں وہ چھوٹا سا بچہ ابھی زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ اور ان کی ٹیم لمحہ لمحہ اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے گھنٹوں میں کیا ہوگا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کا سیمپل لیبارٹری بھیج دیا گیا تھا۔ انسپکٹر کمال کے چہرے پر گہری شکنیں تھیں۔ 30 سال کی پولیس سروس میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن یہ کیس ان کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ ایک 11 سالہ بچی، ان کی اپنی بیٹی بھی اسی عمر کی تھی۔ جلد سے جلد رپورٹ چاہیے، انہوں نے سختی سے کہا۔ ہر گزرتا دن مجرم کو فرار کا موقع دیتا ہے، لیکن انسپکٹر کمال صرف رپورٹ کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو تفصیلی تفتیش کا حکم دیا۔ ہمیں آمنہ کی کیس کو پوری طرح سے جانچنا ہے۔ انہوں نے کانسٹیبل احسان اور کانسٹیبل نائلہ کو بلایا۔ اس کے اسکول جاؤ، ہر اس شخص سے بات کرو جو اسے جانتا ہو۔ اگلی صبح دونوں کانسٹیبل آمنہ کے اسکول پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول تھا۔ پرنسپل مسز فرحانہ اپنے دفتر میں بیٹھی تھی۔ جب پولیس نے آمنہ کا پوچھا تو ان کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ تو پچھلے 1 ہفتے سے غیر حاضر ہے، کیا ہوا اسے؟ کانسٹیبل نائلہ نے احتیاط سے بات کی۔ میڈم، آپ تفتیش کر رہے ہیں، کیا آپ ہمیں آمنہ کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ مس فرحانہ نے اپنے چشمے کو سیدھا کیا اور سوچنے لگی۔ آمنہ بہت خاموش طبیعت بچی ہے، کلاس میں شاید ہی کبھی بات کرتی ہو، لیکن پڑھائی میں اچھی ہے۔ ان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ کیا ہوا اسے؟ کیا اسے کچھ ہو گیا ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کانسٹیبل احسان نے جواب دیا۔ کیا آپ نے کبھی اس میں کوئی تبدیلی محسوس کی، کوئی عجیب رویہ؟ مس فرحانہ نے سوچا۔ پچھلے 6 مہینوں سے وہ غیر حاضر زیادہ رہنے لگی تھی اور پڑھائی میں توجہ بھی کم ہو گئی تھی۔ اکثر تنہا رہتی، کھیلوں میں بھی حصہ نہ لیتی۔ ایک بار میں نے اس کی ماں کو بلا کر کہا بھی تھا کہ آمنہ کو کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک کروا دے، اور اس کی ماں نے کیا کہا؟ کانسٹیبل نائلہ نوٹس لینے لگی۔ کچھ خاص نہیں، بس ان کے گھر میں کچھ مسائل چل رہے ہیں۔ آمنہ کے باپ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تھا، پھر ان کی امی نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے سوچا شاید اسی وجہ سے بچی پریشان ہے۔ کانسٹیبلز نے آمنہ کی کلاس ٹیچر مس سعدیہ سے بھی بات کی۔ وہ ایک نوجوان استانی تھی جن کی آنکھوں میں آمنہ کے لیے محبت جھلک رہی تھی۔ آمنہ میری سب سے پسندیدہ طالبہ تھی۔ ان کی آواز میں درد تھا، بہت نیک، بہت معصوم، کبھی کسی سے لڑائی نہیں کرتی تھی، پڑھائی میں بھی اچھی تھی۔ کیا آپ نے کبھی اس میں کوئی جسمانی تبدیلی دیکھی؟ کانسٹیبل نائلہ نے پوچھا۔ مس سعدیہ نے سوچا۔ ہاں، یاد آیا، پچھلے 3-4 ماہ سے وہ بہت سست ہو گئی تھی۔ اس کا پیٹ بھی کچھ نکلا ہوا لگنے لگا تھا۔ میں نے سوچا شاید وزن بڑھ رہا ہے، اس عمر میں ایسا ہوتا ہے۔ آمنہ کی ہم جماعتوں سے بھی بات ہوئی۔ عائشہ جو آمنہ کی بینچ پارٹنر تھی، اس نے کہا آمنہ بہت اچھی ہے، وہ مجھ سے ہمیشہ اپنا ٹفن شیئر کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ بہت اداس رہنے لگی تھی۔ میں نے پوچھا تو چپ رہتی۔ ایک اور لڑکی فاطمہ نے کہا آمنہ کو پیٹ میں بہت درد ہوتا تھا، کئی بار ٹوائلٹ میں جا کر روتی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہا بس پیٹ خراب ہے۔ تفتیش سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ آمنہ ایک نہایت شریف اور پرسکون بچی تھی۔ اسکول میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جو اس کیس سے جڑتا ہو۔ اسی دوران ہسپتال میں ایک اور طوفان اٹھ گیا۔ کسی نے میڈیا کو خبر دے دی تھی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پہلے مقامی اخبار کا ایک رپورٹر آیا، پھر ٹی وی چینلز کی گاڑیاں۔ دوپہر تک ہسپتال کے باہر صحافیوں کا ہجوم تھا، کیمرے، مائکروفون اور شور۔ یہ ملک کی سب سے بڑی خبر ہے، ایک نیوز اینکر اپنے کیمرے کے سامنے چیخ رہا تھا۔ 11 سالہ بچی ماں بن گئی، یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسرے چینل پر سرخ رنگ میں بریکنگ نیوز چل رہی تھی، شرمناک واقعہ، معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کا انکشاف۔
تیسرے چینل نے اور بھی سنسنی خیز انداز اختیار کیا۔ ہسپتال میں حیرت انگیز واقعہ، 11 سالہ بچی ماں بن گئی۔ ہسپتال کے باہر افراتفری تھی۔ صحافی کسی بھی طریقے سے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے، پیسے کی پیشکش کر رہے تھے، سیکیورٹی گارڈز کو گھیر رہے تھے۔ ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر وسیم کو فوری میٹنگ بلانی پڑی۔ یہ ہمارے لیے بہت نازک صورتحال ہے، انہوں نے کہا۔ ہمیں مریض کی رازداری کا خیال رکھنا ہے۔ فوری طور پر اضافی سیکیورٹی بلائی گئی۔ ہسپتال کے تمام داخلی راستے بند کر دیے گئے۔ صرف ایک مین گیٹ کھلا رکھا گیا جہاں سخت چیکنگ تھی۔ کوئی بھی صحافی اندر نہیں جا سکتا تھا، لیکن میڈیا نے اپنا کام جاری رکھا۔ انہوں نے اسپتال کے عملے کو پکڑنا شروع کیا۔ ایک نرس سے 2 لاکھ روپے میں ڈیل کی گئی اور اس نے کچھ معاملات دے دیے۔ اگلے دن صبح اخباروں میں تصاویر چھپنے لگی۔ آمنہ کے اسکول کی تصویر، ہسپتال کے باہر کا منظر اور سنسنی خیز سرخیاں۔ معصوم بچی کی بربادی کون ہے؟ یہ شیطان۔ 11 سالہ ماں کی دردناک کہانی۔ فریہ نے جب یہ خبریں دیکھی تو وہ دھاڑے مار کر رو پڑی۔ اللہ، میری بچی کی عزت تار تار ہو گئی۔ اس نے اپنا سر پیٹا۔ اب کیسے جئیں گے ہم؟ کہاں جائیں گے؟ جاوید بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وقت قریب آ رہا ہے جب سب کچھ کھل جائے گا۔ پولیس نے جب ہسپتال کے باہر کا منظر دیکھا تو انسپکٹر کمال غصے میں آ گئے۔ یہ صحافی ہماری تفتیش میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سینئر افسر سے شکایت کی، لیکن میڈیا کو کیسے روکا جا سکتا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ پورے ملک میں اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں پوسٹ تھیں۔ انسپکٹر کمال نے فریہ اور جاوید کو بلایا۔ آپ کو میڈیا سے بات کرنی ہوگی، انہوں نے کہا، ورنہ وہ اپنی کہانیاں خود بنائیں گے۔ لیکن فریہ نے انکار کر دیا۔ نہیں، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ میں اپنی بیٹی کی عزت کو اور نہیں لٹانا چاہتی۔ جاوید بھی خاموش رہا۔ ہسپتال انتظامیہ نے ایک سرکاری بیان جاری کیا۔ ایک نابالغ مریضہ کا علاج جاری ہے۔ ہم اس کی رازداری کا احترام کرتے ہیں اور میڈیا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسا کرے۔ لیکن میڈیا رکنے والا نہیں تھا۔ ٹاک شوز میں ماہرین بلائے جانے لگے۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے اور اس سب کے بیچ ایک معصوم 11 سالہ بچی ہسپتال کے بستر پر لیٹی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ باہر کیا طوفان برپا ہے۔ اسے ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے تاریک سچائی جلد سامنے آنے والی ہے۔ صبح کے 9 بجے تھے جب پولیس کی ٹیم فریہ اور جاوید کے گھر پہنچی۔ انسپکٹر کمال کے ساتھ 4 کانسٹیبل اور ایک فیمیل آفیسر تھی۔ تلاشی کا وارنٹ جاوید کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہمارا گھر ہی کیوں؟ اس کا چہرہ مزید سفید ہو گیا۔ یہ بہت ضروری ہے، انسپکٹر کمال نے سخت لہجے میں کہا۔ گھر چھوٹا سا تھا، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ اور چھوٹا سا لاؤنج۔ پولیس نے منظم طریقے سے تلاشی شروع کی۔ ہر الماری کھولی گئی، ہر دراز چیک کیا گیا۔ جاوید کونے میں کھڑا انہیں تکتا رہا۔ آمنہ کا کمرہ بہت سادہ سا تھا، ایک چھوٹا سا بستر، کتابوں کی الماری اور دیوار پر کچھ تصویریں۔ کانسٹیبل نائلہ نے احتیاط سے ہر چیز کو دیکھنا شروع کیا۔ بستر کے نیچے سے انہیں ایک چھوٹی سی ڈائری ملی، گلابی رنگ کا کور جس پر چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ کانسٹیبل نائلہ نے ڈائری کھولی۔ پہلے سفر پر بچکانہ خط میں لکھا تھا، یہ آمنہ کی ڈائری ہے، برائے مہربانی مت پڑھیں۔ لیکن نائلہ کو پڑھنا پڑا۔ یہ شواہد تھے۔ جیسے جیسے وہ صفحات پلٹتی گئی اس کا دل بیٹھتا گیا۔ انسپکٹر صاحب، انہوں نے آواز دی، یہ دیکھیں۔ انسپکٹر کمال نے ڈائری لی۔ پہلا اندراج 6 ماہ پہلے کا تھا۔ امی کام پر گئی ہوئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب گھر میں صرف ہم دونوں ہوتے ہیں۔ انسپکٹر کمال کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے اگلا صفحہ پلٹا۔ ایک تصویر تھی، بچکانے ہاتھ سے بنی ہوئی، ایک روتی ہوئی لڑکی جسے ایک دیو نے اپنی باہوں میں جکڑا ہوتا ہے۔ اگلے صفحے پر لکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نارمل ہے، لیکن میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ امی کو بتاؤں تو دھمکی دیتے ہیں۔ اور ایک تصویر اسی روتی ہوئی بچی کی، اب زیادہ تفصیل سے بنی ہوئی، آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ پھر ایک اور اندراج، مجھے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی، لیکن ابا نے منع کر دیا، کہ کہا کہ کچھ نہیں ہوا، بس کھانے کی خرابی ہے۔
इंस्पेक्टर कमाल की आंखों में आंसू आ गए। 30 साल की सर्विस में पहली बार उनकी आंखें नम हुईं। ये सिर्फ शवाहिद नहीं थे, ये एक बच्चे की खामोश चीखें थीं जिन्हें किसी ने नहीं सुना। डायरी में मजीद तस्वीर थी। हर तस्वीर में वही रोती हुई बच्ची, कभी कोने में बैठी, कभी बिस्तर पर लेटी, कभी अपना चेहरा छुपाती। आखिरी इंदराज 1 हफ्ते पहले का था। मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया है, स्कूल में सब देखते हैं, मैं शर्म से मर जाती हूँ, दर्द बहुत ज्यादा है, अल्लाह मेरी मदद कर। इंस्पेक्टर कमाल ने डायरी बंद की। उनका जबड़ा सख्त हो गया था। उन्होंने जावेद की तरफ गहरी चुभती निगाह से देखा। पुलिस टीम ने पड़ोस में दस्तक देना शुरू की। दाएं तरफ के मकान में एक बूढ़ी खातून बीबी सुगरा रहती थी। जब पुलिस ने उनसे पूछा तो उनके चेहरे पर फिक्र के निशान नमूदार हुए। आमना, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, उन्होंने कहा, फिर आवाज धीमी करके बोली, लेकिन रात को अक्सर उसके रोने की आवाजें आती थी। कितनी बार? कांस्टेबल एहसान ने पूछा। हफ्ते में 2-3 बार, बीबी सुगरा ने कहा, खास तौर पर जब फरिया रात की शिफ्ट में होती थी। मैंने सोचा शायद बच्ची को डर लगता होगा। अकेले? आपने कभी फरिया से कहा? एक बार कहा था, बीबी सुगरा ने सर हिलाया। लेकिन फरिया ने कहा कि आमना ख्वाब में डर जाती है। बाएं तरफ के घर में एक नौजवान जोड़ा रहता था, जिसकी बीवी सुमेरा ने बताया कि फरिया की शादी हुई है शहजाद से। किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता है। उसका देवर जावेद अभी कवारा है, वो भी इन्हीं के साथ रहता है। आमना कभी कभी मेरे पास आ जाती थी, कहती थी कि आपके घर आना अच्छा लगता है। क्या उसने कभी कुछ कहा? कांस्टेबल नाइला ने पूछा। नहीं, कोई खास बात तो नहीं करती थी, बस ज्यादातर अपनी पढ़ाई की बातें करती रहती थी। वो चाहती थी कि पढ़ लिखकर उस्तानी बनूं। बहुत मेहनती बच्ची थी। फिर अचानक सुमेरा ने सोचते हुए कहा, लेकिन एक बार आमना ने अजीब बात की कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके शोहर अच्छे हैं। मुझे बहुत अजीब लगा कि एक बच्ची ऐसी बात क्यों करेगी। सामने के मकान में एक बुजुर्ग शख्स रहते थे। उन्होंने कहा, शहजाद की भी ये दूसरी शादी है, पहली बीवी छोड़ गई थी। शवाहिद जमा होने लगे, हर पड़ोसी का बयान, हर छोटा सा मुशाहिदा, सब मिलकर एक तारीख तस्वीर बना रहे थे। जावेद के गिर्द घेरा तंग होने लगा। सारे शख्स जावेद की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो बेरोजगार भी था और अक्सर घर भी रहता था। बस सबूत का इंतजार था। 3 दिन बाद जुमेरात की सुबह डॉक्टर हाशिम का फोन आया। इंस्पेक्टर कमाल अपने दफ्तर में थे। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट तैयार है। डॉक्टर हाशिम की आवाज में घबराहट थी। मैं अभी आता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा। लेबोरेटरी में पहुंचे तो डॉक्टर हाशिम एक स्लेट लिफाफे के साथ इंतजार में खड़े थे। इंस्पेक्टर साहब, ये रिपोर्ट, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। क्या है? इंस्पेक्टर ने लिफाफा लिया। आप खुद देख लें, डॉक्टर हाशिम ने कहा। इंस्पेक्टर कमाल ने लिफाफा खोला, रिपोर्ट पढ़ना शुरू की। पहली लाइन पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ी। उनका चेहरा सख्त हो गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, बच्चे का डीएनए शहजाद से मिल गया, जो आमना का सौतेला बाप है। ये कैसे मुमकिन है? इंस्पेक्टर कमाल ने मुट्ठी भींची। ये शैतान, वो बड़बड़ाए। फिर फौरी तौर पर उन्होंने अपने दफ्तर फोन किया। फौरी तौर पर शहजाद को गिरफ्तार करो, भागने ना पाए। शाम के 5 बजे जब पुलिस उनके घर पहुंची तो शहजाद घर में नहीं था। वो कहाँ गया? कांस्टेबल एहसान ने जावेद से पूछा। मुझे नहीं पता, गिरफ्तार कर लो उसे, मेरा कोई कसूर नहीं है। जब शहजाद का किया धरा है, वो जल्दी से बोला तो इंस्पेक्टर कमाल ने उसे घूरा। इंस्पेक्टर कमाल को फौरी तौर पर एहसास हुआ कि शहजाद भागने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तमाम एग्जैक्ट पॉइंट्स पर अलर्ट जारी किया। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सब जगह जावेद की तस्वीर भेज दी गई। रात 9 बजे एयरपोर्ट से फोन आया, एक शख्स ने कराची के लिए टिकट खरीदा है, मशकूक लग रहा है। इंस्पेक्टर कमाल खुद एयरपोर्ट पहुंचे। शहजाद चेक इन काउंटर पर खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर कैप। शहजाद भाई, इंस्पेक्टर ने आवाज दी। शहजाद ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन कांस्टेबलों ने रास्ता रोक लिया। मैंने कुछ नहीं किया, इंस्पेक्टर चीखा। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। खामोश। एक जोरदार थप्पड़ इंस्पेक्टर कमाल ने उसे मारा। गिरफ्तार कर लो इसे। उसे हथकड़ियां पहनाई गईं। शहजाद कांपने लगा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और पसीना बेकाबू होकर बहने लगा। एयरपोर्ट पर लोगों ने ये मंजर देखा। किसी ने वीडियो बना ली। चंद मिनटों में वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अगले दिन अस्पताल में एक खसूसी कमरे में फीमेल पुलिस ऑफिसर शहनाज, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट
डॉक्टर फरूख और डॉक्टर सारा मौजूद थी। आमना को एहतियात से व्हील चेयर पर बिठा कर लाया गया। आमना का चेहरा पीला था, आंखें सूजी हुई थी, वो डरी हुई थी। मैंने कुछ गलत किया है? उसने कमजोर आवाज में पूछा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ऑफिसर शहनाज से प्यार से कहा। वो आमना के पास बैठ गई। हमें बस तुमसे कुछ पूछना है, तुम बिल्कुल सच बताना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आमना ने सर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारे सौतेले बाप शहजाद ने तुम्हारे साथ क्या किया? ऑफिसर शहनाज ने बहुत आहिस्ता से पूछा। आमना कांपने लगी, फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो बोलना चाहती थी लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे थे। डॉक्टर फरूख ने आमना के कंधे पर हाथ रखा। डरो नहीं, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि इंस्पेक्टर कमाल ने शहजाद को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया है, जहां वो सारी जिंदगी सड़ता रहेगा लेकिन बाहर नहीं आ सकेगा। आमना ने सर उठाकर बेयकीनी से डॉक्टर साहिबा की तरफ देखा। कुछ मिनट बाद आमना ने रोना बंद किया। उसने अपने आंसू पोंछे और बोलना शुरू किया। शहजाद अम्मी का दूसरा शोहर है, वो मुझे बहुत तंग करता था। उसकी आवाज कांप रही थी। जब अम्मी काम पर होती तो वो मेरे कमरे में आते। ऑफिसर शहनाज ने उसका कपकपाता हाथ पकड़ा और फिर वो कहता कि ये हमारी खास बात है, किसी को नहीं बताना। आमना रो रही थी। मैंने कहा कि मैं अम्मी को बताऊंगी तो वो मुझे धमकाने लगा कि तुम्हारी अम्मी को मार डालूंगा। तो मैं डर कर खामोश हो जाती। तो तुमने कुछ नहीं बताया? डॉक्टर फरूख ने पूछा। आमना ने सर हिलाया। मैं बहुत डर गई थी, मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी को कुछ हो। ये कब शुरू हुआ? ऑफिसर शहनाज ने पूछा। अम्मी की शादी के 6 माह बाद, आमना ने कहा। पहले सिर्फ छूते थे, फिर उसका गला भर आया। कमरे में मौजूद तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, एक मासूम बच्चे की तबाहशुदा जिंदगी की कहानी थी। थाने में शहजाद को इंट्रोगेशन रूम में बिठाया गया। इंस्पेक्टर कमाल के चेहरे पर शदीद गुस्सा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहे थे। ये सब झूठ है, शहजाद चीखा। मुझे फंसाया जा रहा है, मैं मासूम हूँ। इंस्पेक्टर ने डीएनए रिपोर्ट मेज पर रख दी। ये पढ़ो। शहजाद ने रिपोर्ट को देखा, उसका चेहरा मजीद सफेद हो गया। ये गलत है, लेबोरेटरी ने गलती की है, मैं इसे अदालत में चैलेंज करूंगा। तो उसी वक्त जावेद उठा और उसने शहजाद का गिरबान पकड़ लिया और कहा, तुम एक दरिंदे इंसान हो, इतना सब करने के बावजूद तुम मुकर रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया था कि ये जुल्म इस मासूम पर मत ढाओ, मगर तुम पर शैतान सवार था। शहजाद ने अपना गिरबान अपने भाई से जुड़वाया और उसे मारने लगा। तुम भी इनके साथ शामिल हो। इंस्पेक्टर साहब, अब जावेद को गिरफ्तार कर ले। मैं बिल्कुल भी गुनहगार नहीं, ये गुनहगार है। इंस्पेक्टर कमाल ने आगे बढ़ के शहजाद के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा और वो जमीन पर जा गिरा। डीएनए रिपोर्ट गलत है, तुम्हारे भाई की गवाही गलत है, बस तुम सच्चे हो। शहजाद खौफजदा नजरों से इंस्पेक्टर कमाल की तरफ देखने लगा। तुम जैसे दरिंदे के बारे में आमना ने भी बयान दे दिया है, तुम किस किस की बात को रद्द करोगे? तुम जैसा बेगैरत मैंने अपनी पूरी सर्विस लाइफ में नहीं देखा। तुम यहाँ तो मुकर रहे हो, लेकिन क्या अल्लाह की अदालत में भी मुकर सकते हो? क्या तुम्हें तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करता? इंस्पेक्टर कमाल के लहजे में न जाने क्या बात थी कि शहजाद का सर झुक गया। इंस्पेक्टर कमाल ने कांस्टेबल को गुस्से से कहा, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाकर किसी काली कोठड़ी में बंद कर दो। अब इसकी सजा का फैसला अदालत खुद करेगी। फरिया की तबीयत जब जरा संभली और उसे सारी हकीकत का पता चला तो वो पत्थर की मूरत बन गई। कुछ देर तक तो वो खामोश बैठी रही, फिर अचानक चीखी, नहीं ये झूठ है, ये सब झूठ है। वो खड़ी हो गई। डॉक्टर सायरा ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन फरिया बेकाबू हो गई। मैंने अपनी बेटी की हिफाजत नहीं की, वो चीख रही थी। मुझे क्या पता था कि मैं एक शैतान से शादी कर रही हूँ जो मेरी बेटी पर ही गंदी नजर रखेगा। उसने अपने बाल नोचना शुरू कर दिए। हाय मेरी बेटी, हाय मेरी मासूम बच्ची। नर्सों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बेकाबू थी। मैं अंधी थी, बहरी थी, मेरी बेटी चीख रही थी और मैंने नहीं सुना। उसने अपना सर दीवार से टकराना शुरू कर दिया। मुझे मार दो, मुझे मार दो। फौरी तौर पर इमरजेंसी टीम बुलाई गई। फरिया को इंजेक्शन दिया गया, लेकिन उसकी चीखें नहीं रुकी। मेरी बेटी की खामोश चीखें मैंने नहीं सुनी। मैं कैसी माँ हूँ?
اسے سائیکیٹرک وارڈ میں داخل کرنا پڑا۔ اگلے 2 دن تک وہ کھانا پینا چھوڑ کر صرف روتی رہی۔ نوزائیدہ بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اسے دارالشفقت نامی ادارے میں منتقل کیا گیا۔ یہ ادارہ ایسے بچوں کے لیے تھا جو مشکل حالات میں پیدا ہوئے تھے۔ آمنہ کو بھی پناہ گاہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا، جو اسے نفسیاتی علاج، تعلیم اور نئی زندگی شروع کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔